हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का साइंस। क्लास 10th के विज्ञान में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, और क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमने दो कवर आउट कर लिया था, एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है, थर्ड वन जो हमारा है वो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इररिवर्सिबल रिएक्शन। इररिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इररिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब, जैसे आप एक सिंपल सा बात समझिए कि आप दूध लीजिए और दूध से क्या बना दीजिए? दही। और फिर आप सोचिए कि दही से आप दूध बना पाएंगे? तो बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल है कि आप फिर दूध से दही बना पाए। तो क्या आप जिस ए से बी को बना रहे हैं, ए से आप बी को बना ले रहे हैं, लेकिन अब फिर आप कोशिश करें किसी भी फिजिकल, केमिकल, कोई भी मेथड आप लगाएं और फिर बी से आप ए को ना प्राप्त कर पाए, तो वह रिएक्शन क्या कहलाएगा? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी वह अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हो, वो क्या कहलाती है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे? वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हो, एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, क्या कहलाती हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। और लिख सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे हमने पोटेशियम क्लोरेट ले लिया, KClO3, ठीक है। KClO3 पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला होता है, ये बना रहा है KCl+O2, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से देखिए, तो पोटेशियम क्लोरेट पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बना रहा है, ठीक है। तो यह अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया हो गई? उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गई। यानी पोटेशियम क्लोराइड को गर्म कर दिए, इसका मतलब होता है कहीं डेल्टा बना हो एरो के ऊपर, इसका मतलब होता है कि इसको हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है। दोज रिएक्शन विच इज कंप्लीटिंग इन वन डायरेक्शन, जो एक ही दिशा में कंप्लीट हो रही हो, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, KClO3 चेंज हो गया KCl+O2 में। KClO3 पोटेशियम क्लोरेट जो हमारे पास है, पोटेशियम क्लोरेट, तो इस पोटेशियम क्लोरेट को आपने गर्म किया तो पोटेशियम क्लोराइड में टूट गया, पोटेशियम क्लोराइड में टूट गया, और क्या दे दिया? ऑक्सीजन दे दिया, ऑक्सीजन दिया, ठीक है। अब पहले तो ये चेक करिए कि यह अभिक्रिया अब बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। तो पोटेशियम एक है, क्लोरीन एक है, बट ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। 3 और 2 जब होगा तो उसको बराबर कैसे करेंगे? तो इसके यहाँ 3 और यहाँ 2 है, बराबर कैसे करेंगे? तो इसको बराबर करने के लिए देखिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन जो लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में 2 है और लेफ्ट में 3 है, कैसे बराबर होगा? इसमें 2 से गुणा कर दीजिए और इसमें 3 से। तो अब बराबर कैसे करना है आपको? यहाँ 2 से गुणा करना होगा तो 6 ऑक्सीजन हो जाएगा, और यहाँ कितना से करना होगा? 3 से। लेकिन जैसे आप यहाँ 2 से गुणा करेंगे, पोटेशियम कितना हो जाएगा? 2, क्लोरीन कितना हो जाएगा? 2, तो फिर आपको यहाँ भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। कुछ बातें आप याद रखिए इसके लिए। ये अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ये अभिक्रियाएं लगभग पूर्ण हो जाती हैं, लगभग पूर्ण हो जाती हैं। पूर्ण हो जाती है का क्या मतलब है? यहां ये समझ लिया जाए। इस मतलब क्या हुआ कि इररिवर्सिबल रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं। कंप्लीट होने का मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा रिएक्टेंट किसमें चेंज हो जाएगा? पूरा का पूरा प्रोडक्ट में। समझ में आ रही है बात? यानी कि अगर हमने दूध लिया तो यह दूध पूरा दूध किसमें चेंज हो जाएगा? दही में। पूरा दूध किसमें चेंज हो जाएगा? दही में। हमने मिल्क को कर्ड में चेंज कर दिया तो वो
पूरा का पूरा मिल्क चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा दही में। तो ये लगभग पूर्ण हो जाती हैं, ये अभिक्रियाएं कंप्लीट हो जाती हैं। दूसरा ये होता है कि हम हम इसमें कह सकते हैं इन अभिक्रियाओं में अभिकारक को पुनः उत्पाद द्वारा किसी भी विधि से प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप चाहे कुछ भी करिए, आप फिर से इस रिएक्टेंट से यह प्रोडक्ट नहीं पाएंगे, यह दूसरे डायरेक्शन में नहीं जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं जो कि इस अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल्स देखिए। SnCl2 है, स्टेनस क्लोराइड है, FeCl3 है। ध्यान दीजिएगा, मैं दो काम कराते चल रहा हूं। एक तो मैं आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शंस भी पढ़ा रहा हूं और एक काम और कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं कि मैं आपको रिएक्शन बैलेंस करना भी साथ साथ सिखाते चल रहा हूं। जैसे इस रिएक्शन को मैं बैलेंस करके नहीं लिख रहा हूं, अभी हम बैलेंस करेंगे। पहले इस रिएक्शन को लिख लें। स्टेनस क्लोराइड फेरिक क्लोराइड के साथ क्रिया किया तो क्या बना, स्टेनिक क्लोराइड बना दिया और फेरस क्लोराइड बन गया। ठीक है, ये रिएक्शन कैसा है, अनुत्क्रमणीय है। एक बात और याद रखेंगे, ये जो चिन्ह है, ये जो एरो बना हुआ है, सॉरी इसको मैं कहीं और बना दूं, ये जो है इसको हम कहते हैं, ये अनुत्क्रमणीयता का चिन्ह है। अनुत्क्रमणीयता का चिन्ह, ध्यान से समझिए। इसका मतलब ये होता है कि केवल वो एक डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा, केवल फॉरवर्ड जाएगा, मतलब जिधर एरो होगा उधर जाएगा। समझ रहे हैं बात को, जिधर एरो होगा उधर जाएगा। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जिधर एरो होता है उधर रिएक्टेंट होता है और जिधर पूंछ होता है उधर प्रोडक्ट होता है। जिन लोगों ने रिएक्शंस के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, प्लीज वो टाइप करें केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन बाय मोहम्मद आलम अंसारी, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, या आप टाइप कर लीजिए आलम फाउंडेशन क्लासेस, वहां से प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिए, वहां पे भी आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो आप बहुत आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, अनुत्क्रमणीयता का चिन्ह क्या है, ये जो एरो है वो बता रहा है कि ये हमारा रिएक्टेंट हुआ, ये अभिकारक हो गया और ये हमारा क्या हो गया, उत्पाद हो गया। जिधर एरो लगा हुआ है, तीर का लगा हुआ है, वो क्या हो गया, उधर उत्पाद हो गया और पूंछ की तरफ अभिकारक हो गया। तो केवल एक ही डायरेक्शन में जाएगा। इस एरो का यही मतलब होगा कि केवल एक ही दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ SnCl2 जो फेरिक क्लोराइड के साथ बना रहा है तो SnCl4 प्लस FeCl2 बन रहा है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ देखिए SN1 है, यहाँ भी SN1 है, यहाँ क्लोरीन 4 और 2 6 है और यहाँ क्लोरीन 3 और 2 5 है। अब आप एक बात समझिए कि 5 है तो 6 करना है, तो एक जोड़ तो सकते नहीं है, तो क्या करेंगे, चलिए इसको 6 बनाइए। कैसे, 3 2 5, 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया, 3 दूना 6। देख लीजिए 3 दूना 6 हो गया और 6 2 8 क्लोरीन हो गया आपके पास। आयरन 2 बढ़ गया, यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से जैसे ही गुणा करेंगे आपके पास दोनों तरफ आयरन क्या हो जाएगा, बैलेंस। अब देखिए, तो यहाँ अगर आप 2 से गुणा किए तो क्या हुआ है, यहाँ 2 से गुणा किए तो 2 2 जा 4 4 8 क्लोरीन हो गया, 3 2 जा 6 क्लोरीन और 6 और 2 8 क्लोरीन हो गया। एक स्टेनस SN है, यहाँ भी एक 3 है, ये बैलेंस हो गया, रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। तो ये भी हमारा एक अलग एग्जांपल था अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का। आपको पहचानने में बहुत आसानी होगी, आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल देखना है, एरो देखेंगे आप पहचान जाएंगे कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब आइए बात करते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया की। इसको मिटा देता हूं मैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, बस ये थोड़ा सा हमारा चेंज होगा और यहां भी हमारा। ठीक है, अब देखिए हमारा जो अगला है वो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, अगला हेडिंग है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कॉपी में हेडिंग डालिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया, वह
रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशा में चलती हो या संपन्न होते हैं, ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चल सकती है, ठीक है, वो क्या होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप बर्फ ले लीजिए और बर्फ से आप क्या बना दीजिए? पानी, और फिर आप चाहिए तो पानी से क्या बना लीजिए? बर्फ। तो अब मेरी बात ध्यान से समझिए, मैं यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का चिन्ह बनाया हुआ हूँ, आप देख रहे हैं, एक स्पेशल एरो बना हुआ है, देख रहे हैं, जिसमें से ये वाला जो एरो है ये बता रहा है कि बर्फ से क्या बना रहे हैं? पानी, ठीक है भाई। और जो दूसरा वाला हमने एरो बनाया है ये क्या बता रहा है कि हम पानी से क्या बना रहे हैं? बर्फ। बात समझ रहे हैं आप? बताइए, ये बातें आपको समझ में आ रही हैं? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चल सकती है उसे हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। हमने बर्फ से क्या बनाया है? पानी। बर्फ हमारे लिए अभिकारक है, पानी हमारे लिए उत्पाद है, बट यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में चलेगा। जैसे ए से आप बी तो बनाएंगे, लेकिन आप बी से ए को भी प्राप्त कर लेंगे। देखिए, अगर ये ए है तो ये बी होगा हमारे लिए। तो बर्फ से अगर पानी बना रहे हैं तो पानी से फिर क्या करेंगे? बर्फ बना लेंगे। बर्फ को गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। पानी को ठंडा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? उत्क्रमणीय। मैं उदाहरण दे रहा हूं जनरल आपको समझाने के लिए। इसको देखिए, ये जो चिन्ह है, ये जो हमने एरो बनाया है, ध्यान से समझें इसको, ये जो हमने स्पेशल साइन बनाया है इसको कहते हैं उत्क्रमणीयता का चिन्ह। क्या कहते हैं? उत्क्रमणीयता का चिन्ह। उत्क्रमणीयता का चिन्ह रिवर्सिबिलिटी साइन है ये, ठीक है। ये जो ऊपर वाला बना है ये वाला, ये बताता है अग्र अभिक्रिया को। किसको बताता है? अग्र अभिक्रिया, फॉरवर्ड रिएक्शन को बताता है। किसको बताएगा? फॉरवर्ड रिएक्शन, याद रखिएगा। ये किसको बताता है भाई? ये पश्च अभिक्रिया को बताता है। किसको बताता है? पश्च अभिक्रिया, बैकवर्ड रिएक्शन को बताता है। बैकवर्ड रिएक्शन को बताता है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? जो अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलेगा उसे ही तो हम कहेंगे उत्क्रमणीय। रिवर्स, रिवर्स मतलब नहीं होता है, रिवर्स मतलब उल्टा भी चलो। यानी आप बर्फ से पानी बना रहे हो तो पानी से भी आपका बर्फ बन जाना चाहिए, ठीक है। बर्फ से अगर पानी बन रहा है तो पानी से बर्फ बनना चाहिए, ये इसका मतलब होगा उत्क्रमणीयता का। जैसे आप बर्फ से पानी बना रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे आप एक बात और समझिए, ये एरो जो है ना, इसमें आपकी जो पूंछ है, ये पूंछ है, इसकी तरफ ये लिखा हुआ क्या कहलाएगा? हमारा रिएक्टेंट हो जाएगा। और ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट कहलाएगा। बताइए, लेकिन अगर यही फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है तो ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। लेकिन जब बैकवर्ड रिएक्शन होगा तो पूंछ की तरफ कौन होता है? रिएक्टेंट। तो ये हमारा लिए क्या बन जाएगा? रिएक्टेंट। और ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? बताइए, प्रोडक्ट। क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जब भी आपको कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में दिया हो तो आपको सिंपल क्या देखना है? ये एरो देखना है। अगर आप ये एरो देख गए तो आप कहिएगा कि वह रिएक्शन क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। वो अभिक्रिया, दी गई अभिक्रिया क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। क्योंकि यह अभिक्रिया जो होती है, ध्यान से समझें, यह अभिक्रिया कभी भी अपनी पूर्ण अवस्था में नहीं पहुंचती है, ठीक है। यह अभिक्रिया कभी भी अपनी पूर्ण अवस्था में नहीं पहुंचती। हम लिख सकते हैं यह अभिक्रिया कभी भी अपने पूर्ण अवस्था में नहीं पहुंचती है, ठीक है। क्यों नहीं पहुंचती है? क्योंकि जैसे ही बर्फ से पानी बनेगा, कुछ समय बाद पानी बर्फ बनाने लगेगा और इन दोनों के बनने की जो दर होगी बराबर हो जाएगी, जिसको हम साम्य अवस्था कहेंगे। साम्य अवस्था की जब बात आती है, साम्य अवस्था आप पढ़ेंगे इंटरमीडिएट में। साम्य अवस्था का मतलब होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ
बैकवर्ड रिएक्शन। जितना तेजी से बर्फ से पानी बन रहा है उतना ही तेजी से पानी से क्या बनने लगे, बर्फ बनने लगे, तो वह अभिक्रिया की साम्य अवस्था कहलाता है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया का ये एग्जांपल आप नोट करें। अभी मैं और सारे एग्जांपल्स आपको नोट करा दे रहा हूं, पहले इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। अब यहाँ पर देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया के। सबको देख करके आप पहचान जाओगे कि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी का साइन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। आप इन चिन्ह को देख करके बता देंगे कि हाँ ये उत्क्रमणीयता का चिन्ह है, इसका मतलब ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। अब ध्यान से समझिए, जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट गया। PCl5 को गर्म किया, PCl3 और Cl2 में टूट गया। और जब चाहेंगे तो PCl3 और Cl2 को मिला करके PCl5 बना लेंगे। अब यहाँ देखिए मैंने कहा कि दो काम आपको करा रहा हूं, एक तो मैं आपको इक्वेशंस पढ़ा ही रहा हूं, साथ साथ में आपको रिएक्शन बैलेंस करना भी सिखा रहा हूं। जैसे ये रिएक्शन देखिए, ये आप देख करके बताइए कौन सी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक बात और आपको समझाऊं, यहाँ हाइड्रोजन 2 है और आयोडीन 2 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, आयोडीन 1 है, तो यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इस रिएक्शन को देखिए, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो नाइट्रोजन हमारा कितना हो जाएगा, 2। बस जैसे ही हमने 2 से गुणा किया, ये हमारा 6 हाइड्रोजन हो गया। देखिए 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी मुझसे कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया के। फटाफट नोट करिए इसको पॉज करके। अब ध्यान दीजिए, हम दो अन्य अभिक्रियाओं के बारे में आगे पढ़ेंगे। अगला हमारा जो अन्य अभिक्रिया है, एक है अपघटन अभिक्रिया और एक है वियोजन अभिक्रिया। अगर हम अपघटन अभिक्रिया की इंग्लिश सोचें तो वो होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन और वियोजन का होगा डिसोसिएशन रिएक्शन। आप सोच रहे होंगे मैं इनको ऐसे क्यों पढ़ा रहा हूं, इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि दोनों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अपघटन का मतलब भी होता है टूटना, अपघटित होना, डिसोसिएट होना, और वियोजन का मतलब डिकम्पोज होना, और वियोजन का भी मतलब होता है टूटना, डिसोसिएट होना। दोनों में क्या होगा, कोई पदार्थ होगा, कोई अभिकारक होगा जो 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाएगा। क्या यही परिभाषा इसमें भी लिखा गया है? बिल्कुल, कोई पदार्थ होगा जो 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाएगा। यानी कि वह अभिक्रिया, जैसे आप यहाँ बोर्ड पर देखें, अगर यहाँ आपको दिख रहा होगा AB, मान लीजिए ये टूटा A और B में, तो ये कोई पदार्थ है 2 सरल अणुओं में टूट गया है, तो यह टूटना जो हो रहा है, जो अपघटन हो रहा है या वियोजन हो रहा है, तो ये दोनों एक ही जैसे हैं, बट एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर अपघटन अभिक्रिया होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, तो उसमें ये वाला चिन्ह होगा अनुत्क्रमणीयता का, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया आपको, पिछले टॉपिक पे। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसमें केवल एक A और B बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है? केवल A और B बन रहा है। और वियोजन वाले में क्या होगा? उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगा। A B टूटेगा A और B में, लेकिन ये साइन नहीं होगा, साइन ये वाला होगा कि फिर से A और B से हम क्या बना लेंगे? AB बना लेंगे। तो जब वियोजन अभिक्रिया होगा तो हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना लेंगे, और जब डिकम्पोजिशन होगा, अपघटन अभिक्रिया होगा, तो अपघटन में भी टूटेगा और वियोजन में भी टूटेगा। लेकिन अपघटन अभिक्रिया में हम फिर से इस उत्पाद से इस अभिकारक को नहीं बना सकते, और वियोजन अभिक्रिया में इस उत्पाद से फिर हम इस अभिकारक को बना सकते हैं। तो हमारा साइन कुछ यूं हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो, इसीलिए मैंने दोनों के बीच का अंतर भी आपको समझ में आ जाएगा, इसीलिए मैंने 2 कॉलम करके आपको बताया। अपघटन में भी क्या होगा, कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाएगा। वियोजन में भी पदार्थ 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाएगा। अपघटन में भी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी, वियोजन उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। अपघटन में देखिए, अगर अपघटन ऊष्मा के प्रभाव से होता है, जैसे आप कोई पदार्थ लिए, उसको गर्म कर दिए, हीट कर दिए, ऊष्मा दे दिए, अब उस पदार्थ को जब आप हीट करेंगे तो 2 सरल अणुओं में टूट गया, तो ये कौन सा अपघटन कहलाएगा? ऊष्मीय अपघटन। आप फिर क्या किए, उसी पदार्थ को लिए आप विद्युत प्रवाहित कर दिए, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित किए, तब जो अपघटन होगा उसको कहेंगे वैद्युत अपघटन। इसी तरह से अगर ऊष्मा में वियोजन होगा तो क्या कहलाएगा? ऊष्मीय वियोजन।
देखिए जैसे PCl5 चेंज हो गया PCl3 और Cl2 में, मान लीजिए हीट किया होगा तो ये टूट गया, तो थर्मल डिसोसिएशन कहलाएगा। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया अपघटन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अगला हमारा हेडिंग है उभय अपघटन अभिक्रिया। उभय अपघटन अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की जगह हम इसे विनिमय अभिक्रिया या एक्सचेंज रिएक्शन भी कह सकते हैं। उभय अपघटन अभिक्रिया क्यों कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयंस जिसमें कौन आयंस या उनके कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, उनकी अदला बदली होगी। मैं तुमको कुछ दे रहा हूं और तुम मुझे कुछ दे दो, ऐसा होगा, एक्सचेंज होगा। इसे हम कहेंगे उभय अपघटन अभिक्रिया। जैसे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड के साथ क्रिया कर रहा है तो देखिए AgCl बना रहा है, सिल्वर क्लोराइड, और सोडियम नाइट्रेट बन रहा है। तो समझिए यहाँ पे AgNO3 बना कैसे था, Ag प्लस था, NO3 माइनस था, ठीक। फिर NaCl Na प्लस और Cl माइनस से मिलकर बना है। अब हुआ क्या, इसका जो प्लस वाला है वो इसके माइनस वाले के साथ चला गया। देखिए इसका वाला माइनस इसका वाला प्लस ले लिया, और इसका वाला जो माइनस है वो ये वाला प्लस ले लिया। देखिए ना, जो Ag प्लस है वो Cl के साथ चला गया, ये वाला इसके साथ चला गया, तो क्या बना दिया AgCl, ठीक है। और ये जो हमारा Na वाला है वो क्या किया बताइए, ये बना दिया हमारा NaNO3, NaCl के साथ चलकर NO3 के साथ चल के NaNO3 बना दिया। देखिए Na पहले Cl के साथ जुड़ा था, अब उसने Cl के साथ ना जुड़ करके किसके साथ जोड़ने की कोशिश की, NO3 के साथ। तो आयंस की अदला बदली हुई है। देखिए इसका जो ऋण आयन है वो इसके धन आयन के साथ चला गया, और इसका जो ऋण आयन है वो इसके धन आयन के साथ चला गया। तो इसी को कहेंगे उभय अपघटन अभिक्रिया। पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है, जो नेक्स्ट हमारा केमिकल रिएक्शन है वह है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। नाम से आपको कुछ लग रहा है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी मतलब हुआ, जैसे देखिए एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी जो खुद ऊष्मा देगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती हो, निकलती हो, यानी रिएक्शन हो रहा हो तो हमें बाहर से हीट देने की जरूरत नहीं है, वो रिएक्शन ही खुद हीट देने लगे। ऐसा बताइए नेचर में आपके आसपास कहाँ आपने देखा है ऐसा जनरल? यस, जब आप घर की चूनाकली कराते हैं तो चूने को आप पानी में डाल देते हैं, तो जैसे ही चूने को पानी में डालते हैं कुछ देर बाद आप देखते हैं कि वो पानी पूरा गर्म हो जाता है, उससे भाप निकलने लगता है, वो पूरा का पूरा हीट हो जाता है पूरा हमारा सोल्यूशन। तो इस प्रकार मैं क्या कह सकता हूं कि वह अभिक्रिया क्या हो गई, एक्सोथर्मिक हो गई, ऊष्मा खुद दे रही है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होता हो, ऊष्मा मिलता हो, और ऊष्माशोषी एंडो मतलब ऊष्मा में दो, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा हमें बाहर से देना पड़े, वह क्या कहलाएगा, ऊष्माशोषी। खुद वो रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो क्या हो गया, ऊष्माशोषी हो गया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया खुद ऊष्मा देगा, जैसे दहन अभिक्रिया ऊष्मा देता है, किसी चीज को जलाइए तो आपको ऊष्मा मिलेगा, आपको हीट मिलेगा, ठीक है। और दूसरा उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये भी हीट देता है, ऊष्मा देता है। जैसे हाइड्रोजन को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया, जलाया, H2+O2 क्या बना दिया, 2H2। देखिए और 136.8 KCl का क्या मतलब होता है बच्चों, किलो कैलोरी। क्या होता है, किलो कैलोरी। इतना ऊष्मा वहां पे हमें मिल रहा है, ठीक है। यहां देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया में जैसे वियोजन या अपघटन अभी कुछ देर पहले पढ़ा आपने, तो देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ हमें इतना ऊष्मा देना पड़ रहा है अभिकारक की तरफ। ये पूरा का पूरा किधर है, अभिकारक की तरफ है, अभिकारक की तरफ है, यानी ये भी हमारा जरूरत है। ये बनाने के लिए हमको नाइट्रोजन चाहिए, हमको ऑक्सीजन चाहिए, और साथ ही साथ 42 किलो कैलोरी ऊष्मा भी चाहिए, तभी हमारा ये बनेगा। और यहाँ क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ले रहे हैं तो उसको
तो दोनों जब मिला रहे हैं तो पानी तो बन ही रहा है उच्च ताप और उच्च दाब पर, लेकिन हमें बहुत ज्यादा हीट भी मिल रहा है 136.8 किलो कैलोरी। तो मैं आपको समझाने के लिए एक अजीब तरीके से नहीं बल्कि एकदम आसान तरीके से लिख रहा हूं। जैसे मान लीजिए इधर रिएक्टेंट हो गया, हम इसको पूरा लिखते हैं रिएक्टेंट, ठीक है, ये चेंज हो गया प्रोडक्ट में, बात समझिएगा। तो अगर हमारा कहीं कोई रिएक्शन होगा तो उसमें यही दोनों ना लिखा होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होगा तो यहां हमें क्या किया होगा, प्लस करके हीट लिखा होगा। प्लस करके क्या लिखा होगा, हीट। अगर इधर प्लस करके हीट लिखा है उत्पाद की तरफ, उत्पाद की तरफ हीट प्लस करके लिखा है तो कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऊष्माक्षेपी। या इसको और क्या लिख सकता है कि रिएक्टेंट माइनस, क्या लिख देगा बताइए फटाक से, रिएक्टेंट माइनस हीट, और फिर ये चेंज हो रहा होगा किसमें बताइए, प्रोडक्ट में, ठीक है। ये भी हमारे लिए कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। देखिए रिएक्टेंट में से ऊष्मा निकल रहा है, रिएक्टेंट के लिए ऊष्मा की जरूरत, अभिक्रिया में क्या होगा, अभिकारक और उत्पाद है, तो जब अभिकारक में ऊष्मा देंगे तब ना होगा ऊष्मा शोषी। यह अभिकारक से जब उत्पाद तो बन ही रहा है, प्रोडक्ट तो हमारा बन रहा है, उस प्रोडक्ट के साथ साथ हमें ऊष्मा भी मिल रहा है, तो इसका मतलब कि कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऊष्माक्षेपी हो गई, ठीक है। यहां पे आइए, यहां पे क्या लिखेंगे बताइए, रिएक्टेंट वैसे ही देख के बताइए, रिएक्टेंट, ठीक है, चेंज हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में, ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है, तो क्या यहाँ पे बाहर निकल रहा है बताइए, यहाँ पे हीट माइनस है, माइनस का मतलब हमें ऊष्मा देना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस, प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट प्लस हीट चेंज इनटू व्हाट, प्रोडक्ट। समझ रहे हैं, जब हमें अभिकारक के साथ साथ ऊष्मा की भी आवश्यकता पड़े तो हम कहेंगे कि वह ऊष्मा शोषी हुआ, और जब हमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा प्राप्त हो तो उसे क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी हुआ। एक बहुत अच्छी चीज आपको बताता हूं, ध्यान से समझ लीजिए कि जब भी आपको पहचानना होगा कि ये ऊष्माक्षेपी है ऊष्मा शोषी, तो अभिक्रिया को देखिएगा और आपको हमेशा प्रोडक्ट की तरफ प्लस करके अगर लिखा है हीट तो आप कहिएगा कि ऊष्माक्षेपी है। अभिक्रिया को देखिएगा और अगर रिएक्टेंट की तरफ प्लस है तो आप समझिएगा कि वह ऊष्मा शोषी है, और अगर रिएक्टेंट की तरफ प्लस नहीं है तो किधर माइनस होगा, प्रोडक्ट की तरफ। एक बात और जानिए कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जो डेल्टा एच होता है इसको कहते हैं एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज, या पढ़ेंगे इंटर में, या आपको बस यहाँ बता रहा हूं, जो एंथैल्पी चेंज होता है वह हमेशा निगेटिव होता है, ठीक है। और जो आपका ऊष्मा शोषी होता है उसके लिए जो एंथैल्पी चेंज होता है, ऊष्मा परिवर्तन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है भाई। तो अगर मैं कोई रिएक्शन आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं कि जैसे A प्लस बी चेंज इनटू C और यहां लिख दिया डेल्टा एच बराबर माइनस एक्स किलो जूल, बताइए फटाक से बताइए कौन सी अभिक्रिया होगा, ऊष्माक्षेपी होगा। बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, A प्लस बी चेंज इनटू C, अगर डेल्टा एच माइनस है तो अभी लिखवाया है कि डेल्टा एच माइनस होगा तो कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी। अगर डेल्टा एच यहाँ माइनस है तो रिएक्शन के साथ किससे लिखा जाएगा, प्लस से, ठीक है। और यहाँ भी अगर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, A प्लस बी चेंज इनटू C, और यहाँ अगर ऐसे लिख दे कि डेल्टा एच प्लस एक्स किलो जूल, तो इसका मतलब यही अभिक्रिया क्या हो गई, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई। फिर मैं एक बार शुरू से आपको फिर समझा दे रहा हूं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब होता है वह रासायनिक अभिक्रिया जो खुद ऊष्मा देती हो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया के दौरान हमें ऊष्मा प्राप्त होता हो, हीट मिलता हो। मैंने आपको बहुत अच्छा उदाहरण बताया, जब हम चूने को पानी में डाल देते हैं, चूना, बुझा चूना नहीं, बिना बुझा चूना जो मार्केट से खरीद के लाते हैं, ठीक है, उसको हम पानी में डाल देते हैं तो वो फिर पूरा का पूरा हमारा चूना वाला जो सॉल्यूशन है जिसमें हमने पानी में डाला है, पूरा वो बर्तन भी गर्म हो जाता है जिसमें हम उसे रखे होते हैं, यानी वो खुद ऊष्मा दे रहा है।
इसमें दहन अभिक्रिया और उदासीनीकरण अभिक्रिया सबसे ज्यादा मिलेगा। अभी हम इसको और उसको दोनों पढ़ेंगे। अब जैसे मैंने कुछ उदाहरण समझाए कि आपको कोई रिएक्शन दिया है, ये आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, तो इस रिएक्शन में देखिए कि यहाँ प्लस 136.8 किलो जूल है, किलो कैलोरी है। तो यह जो हमारा अभिक्रिया है यह क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि प्लस करके उत्पाद के साथ में ऊर्जा भी मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए ऊष्मा शोषी जो अभिक्रिया ऊष्मा ले, तो उसको हम कहेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसमें वियोजन या अपघटन अभिक्रिया आएगा। जैसे देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जुड़ रहे हैं, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें वियोजन और अपघटन के साथ साथ अन्य अभिक्रियाएं भी आएंगी, कोई जरूरी नहीं कि यही दोनों केवल मिलेगा। क्योंकि मैंने दोनों को पढ़ा दिया है, इसलिए मैंने इन दोनों का नाम लिखा है। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके यहाँ पे 2NO, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाए हैं। तो यहाँ पे क्या बना हुआ है, देखिए 42 किलो कैलोरी उष्मा मिली है, सॉरी यूज की गई है। तो ये हमारा अभिकारक है, ये भी अभिकारक है, और ये भी अभिकारक की तरह काम कर रहा है, हमें उष्मा देना पड़ रहा है, ऑलरेडी हम उष्मा दे रहे हैं, तो उष्मा शोषी हो गया। रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट हो और माइनस करके हीट लिखा हो तो उष्मा शोषी होगा। रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट और प्लस करके हीट लिखा हो तो उष्माक्षेपी होगा। रिएक्टेंट में से हीट निकाल दीजिए, यानी रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम। रिएक्टेंट में से हीट निकाल दीजिए तो वो क्या बन जाएगा हमारा, उष्माक्षेपी। और डेल्टा एच अगर लिखना हो तो नेगेटिव, और इसमें डेल्टा एच क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब आइए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। मैंने अभी कुछ समय पहले आपसे कहा था कि दहन और ऑक्सीकरण भी पढ़ना है, दहन और न्यूट्रलाइजेशन भी पढ़ना है, उदासीनीकरण। उसको हम जब एसिड बेस साल्ट पढ़ाएंगे जरूर बताएंगे न्यूट्रलाइजेशन को। अभी फिलहाल हमें ऑक्सीकरण और अपचयन बताना है हमको। ऑक्सीकरण को हम हिंदी में उपचयन भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन इंग्लिश होगी उसकी। ऑक्सीकरण को हम एक और शब्दों में उपचयन भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। और अपचयन अभिक्रिया या रिडक्शन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। कोई भी पदार्थ है उसके साथ ऑक्सीजन जोड़ दीजिए तो वह क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे कॉपर में हमने ऑक्सीजन जोड़ दिया तो देखिए हमारा कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो जो हमारा कॉपर है यहाँ पे क्या हुआ है, कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। देख रहे हैं कॉपर के पास यहाँ कितना ऑक्सीजन है, एक भी नहीं। ऑक्सीजन जुड़ गया तो अब यहाँ कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, यानी कॉपर का क्या हो गया, कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया, कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ कॉपर के साथ एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन के साथ जब क्रिया कराए तो यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेके चला गया और H2O बना लिया, और कॉपर हमारा ऐसे ही मुक्त हो गया, ऑक्सीजन से हट गया। तो यहाँ कॉपर से ऑक्सीजन की कमी हुई है, ठीक है, कॉपर से ऑक्सीजन की क्या हुई है, कमी, या कॉपर में ऑक्सीजन की कमी हुई है। तो कॉपर से ऑक्सीजन कमी हुई है, ठीक है। इसका मतलब कि कॉपर का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। कॉपर ने ऑक्सीजन यहाँ दे दिया तो इसका मतलब इसका अपचयन हो गया, और यहाँ कॉपर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन जोड़ रहा है, तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। जैसे देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या बनाएंगे बताइए फटाक से, तो ये 2Mg + O2 2MgO। तो यहाँ मैग्नीशियम क्या कर रहा है, ऑक्सीजन जोड़ रहा है, तो ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण की परिभाषा हम अभी फिलहाल रिएक्शन के लिए केवल पर्टिकुलर हम बता रहे हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है। अपचयन मतलब हो गया कि ऑक्सीजन का निकलना। अगर कोई एटम की बात कर रहा हूं, अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना, इलेक्ट्रॉन देता है ना, तब भी उसका ऑक्सीकरण होता है, और इलेक्ट्रॉन लेता है तब भी उसका क्या होता है, अपचयन। जैसे यहाँ पर एक और समझ लीजिए, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है कि क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यहाँ पे क्लोरीन का क्या हो गया, क्लोरीन का अपचयन हो गया। क्या हो गया, अपचयन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है। और यहाँ पे क्या हो गया, मान लीजिए सोडियम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम का ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया, सोडियम का ऑक्सीकरण हो गया। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं,
ठीक है, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए फटाक से। अगला आएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में यहाँ इनको अगर आप अलग करेंगे तो रेड प्लस ऑक्स से बना है ये, ठीक है। ये बैलून वाला ऑक्स मत समझ लेना भाई, बहुत तेज समझते हैं आप लोग। यहाँ ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन से और रेड का मतलब है हमारा रिडक्शन से। तो अब समझिए रेडॉक्स अभिक्रिया का क्या मतलब हुआ। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा, दोनों क्रियाएं साथ साथ होंगी। तो क्या लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। मतलब उस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा होगा तो अपचयन भी हो रहा होगा, तो वो क्या कहलाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपसे कराता हूं कि जिंक ऑक्साइड ले लिया और कार्बन के साथ इसका रिएक्शन करा दिया, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड का जब कार्बन के साथ रिएक्शन कराया तो कार्बन ने जिंक को हटा दिया और अपने जाके उनके CO कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक बना दिया। यहां से समझ में आ रहा है कि जिंक के पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को जोड़े रखने का मतलब होता है कि वो ऑक्सीकृत है। यहां से इस जिंक से ऑक्सीजन निकल गया तो जिंक का क्या हो गया, अपचयन। इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। देखिए आप, जिंक इसमें चेंज हो रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है, जिंक का अपचयन हो रहा है, क्योंकि इसने क्या किया है, रिडक्शन हो गया जिंक का, क्योंकि इसने ऑक्सीजन दे दिया, ठीक है। और कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन जोड़ लिया, तो यहाँ क्या हुआ है, कार्बन का ऑक्सीकरण। तो जब ऑक्सीजन जुड़ता है और तो ऑक्सीकरण होता है, और जब ऑक्सीजन निकलता है तो अपचयन होता है। और जब दोनों क्रिया किसी एक रिएक्शन में साथ साथ दिखाई दे तो उसी को आप क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे अभी हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन हमको पढ़ना है, जिसमें हम कहते हैं हिंदी में सो लोहे पे जंग का लगना, ठीक है। इसके अलावा एक और विकृत गंधिता पढ़ेंगे। तो 2-3 हेडिंग्स बचे हुए हैं और फिर एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस, आपकी बुक के कुछ क्वेश्चंस। तो मेरा जो वीडियो लेक्चर नंबर 3 होगा, मैं उसमें आपके जो बचे हुए टॉपिक्स हैं और जो क्वेश्चंस हैं उनको कराऊंगा। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं पढ़ा है उनसे मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो प्लीज पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 1 पढ़ लें। आप यूट्यूब पे टाइप कर लीजिए केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन बाय मोहम्मद आलम अंसारी, आपको मिल जाएगा, या आलम फाउंडेशन क्लासेस सिर्फ टाइप करिए, आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप जो आज पढ़ाए हैं उसको तैयार कर लीजिए, नोट्स को अच्छे से पढ़ा लीजिए, फिर हम अगले वीडियो लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे, फिर नए चैप्टर की शुरुआत उसके अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको नया वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू।